हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी। आपने ना आज तक कभी सुना होगा, ना देखा होगा, ना ही पढ़ा होगा इनके बारे में। वो बातें मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ इन्हीं की जुबानी। मैम, सबसे पहले एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अभी यहाँ तक जो पहुँची हैं, आपकी जर्नी कैसे रही, इसके बारे में लोगों को बताइए। जी, काफ़ी संघर्ष भरी जर्नी रही है और मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग ख़त्म करके मैंने अपनी जॉब छोड़ी और फिर ज़मीन पे आंदोलनों के साथ काम करने का मेरा मन था। 3 साल झुग्गियों में रही, 10 साल वॉलंटियर किया। अन्ना आंदोलन जो हुआ उसमें फिर मैंने पार्टिसिपेट किया, इनफैक्ट उसको लीड किया। जो अन्ना हज़ारे की कोर कमेटी थी, जिसमें अन्ना हज़ारे जी थे, अरविंद केजरीवाल जी थे, किरण बेदी जी थी, प्रशांत भूषण जी थे, उन सब का उस कोर कमेटी का हिस्सा थी और उसके ज़रिए आंदोलन को पूरे देश तक लीड करने का एक बहुत अनोखा मौका मिला। और फिर दिल्ली महिला आयोग भी हुआ और पिछले 7 साल से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हूँ और पूरे तन मन धन से लगी हुई हूँ। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। आप जब बचपन में पढ़ाई कर रही थी, 4वीं या 5वीं क्लास, आपने कभी सोचा था कि यहाँ तक पहुँचेंगी? उस वक्त से लेके आप इंजीनियर जब बनी तब तक में क्या कुछ ऐसी बातें जो लोगों को जानना चाहिए, ऐसी कोई और वो चीज़ भी, वो शिक्षा भी जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपने कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हमेशा से अच्छी स्टूडेंट थी। 92% आए थे बोर्ड एग्ज़ाम में। बहुत पढ़ाकू थी, शायद चश्मे भी इसीलिए लगे हुए हैं अभी तक। और लेकिन हाँ, मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं था। बचपन बहुत स्ट्रगल का बचपन था क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा थी। मेरे फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, अल्कोहलिक थे और घर में रोज़ बहुत मारपीट देखते थे, फेस करते थे। अभी तक याद है कि ऐसे दिन आते थे कि हम बैठे थे, मैं और मेरी छोटी बहन, और हम लोग बैठा हुआ करते थे घर में और वो आते थे और उन्हें गुस्सा आता था और वो हमको मतलब चोटी से उठाकर दीवार पे पटक देते थे, खून बहता था। और उस पूरे दौरान मतलब बहुत हिंसा, बहुत दर्द वो मैंने महसूस करा है। काफ़ी बार ऐसा भी होता था कि दोनों, मैं और मेरी बहन, बिस्तर के नीचे छुपे हुए होते थे कि कहीं पापा आ जाएंगे तो बहुत मार पिटेगी। तो इस तरीके की एक ज़िंदगी, बहुत स्ट्रगल की, बहुत दर्द फेस करने की ज़िंदगी जी है। और उस समय बस ये लगता था मन में कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ लोगों के घरों में मतलब सुकून है और क्यों कुछ लोगों के घरों में सब कुछ होने के बावजूद भी कोई सुकून नहीं होता। और उस वक्त से लगता था कि इसके खिलाफ़ लड़ना है, इसको बंद करना है। मतलब हर घर में हर बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए। तो मुझे अभी तक याद है कि उस बिस्तर के नीचे बैठ के मैं और मेरी बहन प्लानिंग करते थे कि हम कैसे इसके खिलाफ़ लड़ेंगे, हम बड़े होकर क्या क्या करेंगे। तो वो सपने उधर से ही शुरू हुए थे। और आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद मैंने वो सब कुछ खुद नहीं फेस किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस खूबी से इस पूरे सिस्टम से लड़ पाती। तो मुझे लगता है वो बीज वहीं पे, जब खुद बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा मैंने घर में फ़ेस करी, अपनी मदर की मैंने इतनी समस्याएं देखी, उन्हें इतना तड़पते हुए देखा, वो सारी की सारी चीज़ों ने आई थिंक आज मुझे दिल्ली महिला आयोग में जो मैं काम कर पा रही हूँ उसमें सक्षम बनाया है। अभी आप दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। आपने बताया कि आपके साथ किस तरह से आपने जो फेस किया उसको लेके आई थिंक उसी अनुसार आपको पोस्ट भी मिला है, जगह भी मिला है, जिसकी वजह से आप लोगों, जितनी भी महिलाएं हैं उनका सेवा भी कर सकते हैं, उनके बारे में आप सोचती हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी ये चीज़ प्रताड़ित आप भी हुई, जिसके वजह से आप जानते हैं। तो अब एक सवाल करते हैं, दिल्ली में जिस तरह से हालात है अभी, महिला के प्रति जो क्राइम रेट काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो कंझावला का मामला हो या पहले और भी कई मामले हुए, पिछले 10 साल से अभी तक कंझावला केस तक में कैसे इनको देखती है, क्या देखती है कि कितना बदलाव हुआ है? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बदला। जो स्थिति थी वैसी की वैसी बनी हुई है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से वर्स होती जा रही है, क्योंकि हम देखेंगे कि कंझावला का केस हुआ, निर्भया का केस हुआ, बट अगर अब कुछ पिछले 10 साल को देखें तो 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ। मैं उससे मिलने गई थी अस्पताल में, जैसे ही मुझे पता चला मैं वहाँ पहुँची, उसकी जो खून में वो लथपथ थी, जो हालात उसके थे,
3 ऑपरेशन कराने पड़े, तब जाके उसकी जान बची। इसी तरीके से 90 साल की महिला के साथ दिल्ली में रेप हुआ, हर दूसरे दिन रेप हो रहा है। कल एक 3 साल की लड़की के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ है। तो जो केसेस हो रहे हैं उनकी जो ब्रूटैलिटी है वो बढ़ती जा रही है, और नंबर ऑफ केसेस तो इतने बढ़ गए हैं कि एक लड़की के साथ रेप होता है, फिर एसिड अटैक होता है, फिर रेप होता है, फिर श्रद्धा होती है, फिर अंजलि होती है। तो ये कब बदलेगा? ये तब तक नहीं बदल सकता जब तक लोगों में डर ना हो। हमारा सिस्टम इतना खोखला है कि लोगों को डर ही नहीं लगता। छावला का में लड़की के साथ 19 साल की लड़की के साथ रेप करा गया, गैंग रेप करा गया, बेरहमी से उसका कत्ल करा गया, उसकी आंखों में एसिड डाला गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में अल्कोहल की बॉटल्स डाली गई, तड़पा के उसको मारा गया। और 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, उन कातलों को, ये कह के कि हाँ दिख तो रहा है, एविडेंस तो ये कह रही है कि रेप हुआ है, इन्हीं लोगों ने करा है, लेकिन क्योंकि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं करी, ट्रायल कोर्ट ने ठीक से काम नहीं करा, फोरेंसिक्स वाले जो डिपार्टमेंट था उनका कोई ठीक से काम नहीं हुआ, और टेक्निकल इतने सारे ग्लिचेस आए कि जिसकी वजह से वो लोग छूट गए, और उन्होंने निकलते ही फिर कल एक ऑटो वाले का कत्ल कर दिया। कौन जिम्मेदार है? किसकी जवाबदेही है? अगर पुलिस की गलती थी तो पुलिस के ऊपर क्या एक्शन हुआ? सो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो अंजलि का केस देखें, चाहे वो श्रद्धा का केस देखें, चाहे वो ये छावला का केस देखें, 8 महीने की बच्ची का केस देखें, जब तक इस सिस्टम में ये मैसेज नहीं होगा कि अगर तुमने किसी लड़की के साथ, बच्ची के साथ कुछ गलत करा तो ये सिस्टम तुम्हें बख्शेगा नहीं। हर हाल में सज़ाएं होंगी, तुरंत सज़ाएं होंगी, प्रोसेस द्वारा सज़ाएं होंगी, तब जाके हम एक देश ऐसा बना सकते हैं जिसमें जो आधी आबादी है उसको उसका पूरा हक मिले। नहीं तो ये सारी सिर्फ बातें हैं, और एक केस से दूसरे केस में लड़की जूझ रही है, दिल्ली महिला आयोग जूझ रहा है, और पूरा का पूरा सिस्टम सो रहा है। आपको क्या लगता है सिर्फ ये राजधानी दिल्ली में इस तरह की वारदात होती है कि और भी राज्यों में, अपने देश की बात करें, और भी राज्यों में होती है ऐसी वारदात, या दिल्ली का ही रेट इस मामले में सबसे ज़्यादा है? जी, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि अगर हम देखें सारे जो क्राइम डेटा आता है तो यूपी भी बहुत आगे है, राजस्थान बहुत आगे है, हरियाणा बहुत आगे है, मध्य प्रदेश बहुत आगे है। तो पूरे देश की समस्या है। आज इस देश में हर 3 घंटे में एक बलात्कार रिपोर्ट होता है, एंड लेट मी टेल यू दिस इज़ व्हाट इज़ रिपोर्टेड। जितनी महिलाएं हैं वो बहुत लोग तो बता ही नहीं पाती, लोगों को डर लगता है, क्योंकि विक्टिम शेमिंग इतना रियल है हमारे देश में कि अगर कोई महिला आवाज़ उठाती है तो उल्टा उसी से पूछा जाता है। निर्भया तक से पूछा गया है इस देश में कि रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, बस में क्यों गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ पे उस समय रहने की, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा था तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं कॉल किया। ये सारे के सारे सवाल तो निर्भया तक से पूछे गए। या अगर आप अंजलि के केस में ही देख लें, कितनी विक्टिम शेमिंग हुई अंजलि की, अंजलि के लिए क्या क्या नहीं बोला गया। तो मतलब मेरा ये कहना है कि महिलाएं काफ़ी डरती हैं, और इस कारण से, और परिवार वाले भी उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, रिपोर्ट ही नहीं होता। जो केस रिपोर्ट हो जाते हैं वो केसेस भी ऐसे हैं कि आज दिल्ली देश की राजधानी में हर दिन 6 बलात्कार तो रिपोर्ट होते ही होते हैं, उसके ऊपर ही नंबर जाता है, उसके नीचे कभी नहीं कम, उससे कम नहीं जाता। और क्या हो रहा है कि पूरा सिस्टम बस इसको साइलेंटली वॉच कर रहा है। केस होता है, ठीक है, कोर्ट है, कोर्ट बना दी है, कोर्ट में जाओ, पुलिस में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वो लड़की का एक बार तो पहले कुछ आदमी रेप करते हैं, फिर पूरा सिस्टम मिलके उसके साथ रेप करता है, और इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये बदला जा सकता है। अगर दिल्ली देश की राजधानी को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्पेशल स्टेट है, यहाँ पे केंद्र सरकार के अंडर पुलिस आती है, बाकी बहुत सारी चीज़ें दिल्ली सरकार के अंडर आती है, जैसे कि डार्क स्पॉट्स ठीक करने का, जैसे कि बसेस को और बेटर करने का, जैसे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाने का, टॉयलेट्स बेटर करने का, ये सारा दिल्ली सरकार के अंडर आता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी में अगर रेप रोकने हैं, दिल्ली जो बदनाम हो रखी है पूरे विश्व में एज रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये बदनामी ख़त्म करनी है और लड़कियों को बचाना है, तो एक हाई लेवल कमेटी बनने की ज़रूरत है, जिसमें देश के जो गृह मंत्री हैं, जिनको पुलिस रिपोर्ट करती है, वो उस कमेटी को चेयर करें। LG साहब, मुख्यमंत्री साहब, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली महिला आयोग, हमें महीने में 2 बार मिलना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन दिल्ली महिला आयोग में 500 महिलाएं आती हैं।
ये 500 महिलाएं, बच्चियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनका दर्द हमारा दर्द बन गया है। तो जब बार बार ये सिस्टम वो दर्द सुनेगा, समझेगा, तो हम काम कर सकते हैं ना। क्यों नहीं हम पुलिस की संसाधन बढ़ाते, क्यों हम पुलिस की जवाबदेही नहीं तय करते, क्यों फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट है उसके में केसेस की पेंडेंसी इतनी बढ़े जा रही है जिसकी वजह से सज़ाएं नहीं ठीक से हो पाती, क्यों नंबर ऑफ कोर्ट्स नहीं बढ़ाए जाते, क्यों कोर्ट्स की ट्रायल कोर्ट्स की एक अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की जा सकती। ये करा जा सकता है। हमारा देश एक बहुत बड़ी विरासत है। उस विरासत में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो बच्ची जिसको देवी की तरह पूजा जाता है वो मर रही है, वो कट रही है, उसको सड़कों पे घसीटा जा रहा है 13-13 किलोमीटर तक और सिस्टम सोता रहता है। 21वीं सदी आ गई है। अब महिलाएं पुरुषों के साथ नहीं, पुरुषों से आगे बढ़कर काम कर रही है। रोज़ाना ऑफिस जाना, वापस आना। तो महिलाएं जब वापस आती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह से काम किया जाए, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र हो या दिल्ली पुलिस हो, जवाबदेही किसकी होती है, इसमें किसकी होनी चाहिए? जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि जवाबदेही सबकी है और वो जवाबदेही तब तक ठीक से नहीं इस पे काम करा जाएगा जब तक ये हाई लेवल कमेटी नहीं बनती। बाकी ऐसा भी मैं मानती हूँ, क्योंकि देखिए पुलिस एक ऐसी संस्था है जो सच में क्राइम को रोक सकती है। पुलिस को पता होता है कि कहाँ क्रिमिनल्स हैं, वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ से में ट्रैफिकिंग हो रही है, किस तरीके से इसको रोका जाए। अगर किसी भी राज्य की, देश की पुलिस स्ट्रॉन्ग हो जाए तो मुझे लगता है कि क्राइम अपने आप बहुत कम हो जाता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप मुझे कहोगे कि एक एजेंसी जो कि चीज़ें ठीक कर सकती है वो पुलिस है और उसको कंट्रोल करती है केंद्र सरकार, तो अगर पुलिसिंग दिल्ली की बेटर हो जाए तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। पर फिर भी मैं ये मानती हूँ, क्योंकि देखिए जब आप सड़क पे उतरते हैं, मैं अभी इंस्पेक्शन पे गई थी रात में, तो मैं काफ़ी जगहों पे गई तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत डार्क स्पॉट्स हैं, पूरा का पूरा एरिया अंधेरे में पड़ा है। तो अगर ऐसे एरिया में कोई लड़की निकलती है तो वो अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करती है। मैं खुद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि डार्क स्पॉट्स, टॉयलेट्स का बेटर होना, टॉयलेट्स का प्रॉपर्ली खुलना रात में, क्योंकि अगर किसी महिला को ओपन में शौच करना पड़ेगा तो शी विल बी वेरी वेरी अनसेफ। तो ये सारी चीज़ें, स्पेशली लास्ट माइल कनेक्टिविटी, देखिए मेट्रो स्टेशंस हैं, बसेस भी एक पॉइंट तक पहुंचाती हैं, लेकिन वहाँ से वो अपने घर कैसे जाएगी, उसकी क्या वहाँ पे सेफ्टी है, और पीसीआर कितनी चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। अभी देखा हमने अंजलि के मैटर में कि 2 घंटे तक पीसीआर पे कॉल करा आई विटनेस ने और पीसीआर नहीं आई। या अभी हमने देखा एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट करा था कि कैसे चौकी के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो ही दारू पी रहे थे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई हम ये देखते हैं कि जब भी दिल्ली का मैटर होता है, कोई केस होता है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक टसल शुरू होता है। मुझे ये लगता है कि ये फाइट आपस में ना लड़कर साथ में मिलकर क्राइम से लड़ने की होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब एक हाई लेवल कमेटी दिल्ली में सेटअप हो। आपने अभी बात किया कि आपके साथ भी वारदात लगभग, लेकिन आपने खुद को बचाया। ये कैसे, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप मुझे। जी, मैं नाइट इंस्पेक्शन पे निकली थी। अंजलि के साथ इतना बुरा हुआ और उसके बाद हमने बड़ा सुना कि सब सरकारों ने कहा कि हमने अब ये बदलाव करे हैं, हमने ये बदलाव करे हैं, पुलिस में बड़े बदलाव हुए हैं, डार्क स्पॉट्स नहीं हैं, मतलब बहुत सारी बातें करी गई। तो मैंने सोचा कि जाके एक बार खुद देखूं कि रियली में अगर एक लड़की अब खुदा ना खास्ता कहीं फंस जाए रात में तो उसको क्या सुरक्षा महसूस होती है, क्या उसके पास प्रोसेस है, क्या इज शी सेफ जस्ट स्टैंडिंग अलोन ऑन अ रोड इन दिल्ली। तो मैंने अलग अलग जाके इंस्पेक्शंस करे तो हमने देखा कि काफ़ी जगहों पे डार्क स्पॉट्स थे। फिर हमने वो नोटिस इशू करे, अब उनको हम ठीक करा रहे हैं। लेकिन मैं एक एम्स फ्लाईओवर के ऑपोजिट एक बस स्टॉप है, उसके पास खड़ी थी रात में 3 बजे, और मैंने देखा कि कभी गाड़ी रुक रही है, कभी ट्रक रुक रहे हैं, गंदे गंदे इशारे हो रहे हैं, और एक गाड़ी मेरे सामने आके रुकी और उसने मुझे बोला कि मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैंने बोला कि नहीं, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, आप प्लीज़ जाइए। तो वो मुझे फोर्स करता रहा कि बैठो बैठो, और उसके बाद जब मैंने स्ट्रांगली मना किया तो वो चला गया गुस्से में। लेकिन फिर 10 मिनट बाद वही गाड़ी आके मेरे सामने रुकी, वो फिर मुझे फोर्स करने लगा। इस बार जब मैंने मना करा तो उसने गंदे गंदे इशारे करे, बहुत गंदी हरकतें उसने शुरू करी, और मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उस मोमेंट में मुझे वो सारी की सारे
वो क्राइम याद आए जो मैंने खुद फेस करे हैं इतनी लड़कियों के फॉर्म में। मुझे वो 8 महीने की बच्ची याद आई, मुझे वो 90 साल की महिला याद आई, और मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी जो इतना नशे में धुत है कि उसको ये दिख नहीं रहा कि वो एक महिला खड़ी है उसके सामने, किस तरीके के घटिया इशारे वो कर रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसको जाने दूंगी तो ये कल कुछ किसी और के साथ बहुत बड़ा क्राइम कर देगा। मैंने उसको रोकने की कोशिश करी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश करी तो उसने गाड़ी का शीशा ऊपर कर दिया एकदम से, और मेरा हाथ गाड़ी में फंस गया। और उसको पता था, वो देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक्सेलरेटर पे फुल स्पीड पे पैर डाला, जिसकी वजह से वो गाड़ी एकदम आगे गई। मैं तो थैंकफुली मैं थोड़ा मतलब रनिंग करती हूँ और अलर्ट थी, तो मैं उसके साथ भाग गई। अगर मैं उस वक्त डर जाती या मतलब तो मुझे घसीट के ले जाता। और उस मोमेंट में रियली मैं आई फेल्ट कि हो सकता है कल मैं मतलब मैं एक और अंजलि होती, एंड इट वुड हैव बीन हॉरिबल। मतलब मैं इतना, इट वाज वेरी स्कैरी, बट मैंने फिर भी कोशिश करी कि मैं उसे पकड़वाऊँ। मैंने इमीडिएटली पुलिस से बात करी, पुलिस ने एक्शन भी करा, एफआईआर दर्ज हुई, उस आदमी को पुलिस पकड़ कर लेकर आई, अरेस्ट हुआ वो आदमी। लेकिन ये सब तो मेरा काम था। उसके बाद जिस तरीके की विक्टिम शेमिंग मैंने फेस करी, मुझे उससे समझ आया कि एक लड़की अगर इस देश में रिपोर्ट करती है अपना क्राइम, उसको क्या नहीं फेस करना पड़ता। मैंने क्या नहीं सुना उसके बाद। मुझे बोला गया कि मैं रात में अकेले खड़े होकर वहाँ लड़कों को रिझा रही थी। मुझे बोला गया कि रात में क्यों खड़ी थी। मैं ये पूछना चाह रहा था जी, मुझे बोला गया रात में क्यों खड़ी थी, तुम्हारा रात में क्यों खड़ा होना चाहिए, तुम घर से क्यों निकली रात में। अरे मैं लड़की हूँ और मैं दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। मुझे ये पोस्ट, मैं इस पोस्ट पे यहाँ के एसी ऑफिस में बैठने के लिए नहीं हूँ, या फिर मुझे जो सरकारी घर मिला है या गाड़ी मिली है उसका कंफर्ट लेने के लिए नहीं हूँ। मैं सिक्योरिटी तक नहीं है मेरे पास, तो मेरे को क्या पड़ी है भाई। मैं भी, जो आप देखिए कौन निकलता है रात में, कोई नहीं निकलता। तो जिन लोगों को निकलना चाहिए रात में, जिन लोगों को जाके इंस्पेक्शंस करने चाहिए, वो लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम क्यों निकली रात में, और तुम तो वहाँ खड़े होकर लड़कों को रिझा रही होंगी। आई मीन हाउ ऑब्नॉक्शियस इज दैट। बट यू सी उसका क्या इम्पैक्ट होता है। मैं तो अपने आप को, मैं बिल्कुल नहीं डरती। मेरे पे इससे पहले भी अटैक्स हुए हैं, मेरे ऊपर रेप के थ्रेट्स हुए हैं, डेथ थ्रेट्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन आई हैव नॉट गॉट स्कैर्ड। और जिन लोगों को लगता है कि वो ऐसा बोलकर मुझे चुप करा देंगे, मेरे नाइट इंस्पेक्शंस बंद करा देंगे, मुझे डरा देंगे, तो उनको मैं बिल्कुल बता दूं, मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। लेकिन आई अंडरस्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक लड़की जब इस देश में रिपोर्ट करती है तो उसको क्या नहीं फेस करना पड़ता। और मैंने तो सिर्फ अपने आप को यही बोलकर समझाया कि अंजलि और निर्भया तक को ये फेस करना पड़ा, तो मैं तो फिर क्या हूँ, और मैं तो बहुत छोटी हूँ। एंड मैं इसको इस तरीके से मानती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, ठीक है, ये मेरी एक पर्सनल बैटल थी और उसे मैं लड़ूंगी, लेकिन मेरे को उसको लगता है कि इट्स अ लार्जर इशू, एंड विक्टिम शेमिंग इज़ नाउ वन ऑफ माय मोस्ट बिगेस्ट कंसर्न्स। और इसके ऊपर हम ज़रूर, दिल्ली महिला आयोग अभी काफ़ी मीटिंग्स कर रहा है, क्या करना चाहिए। क्योंकि एक तो लड़की के साथ इतना गलत हो जाता है, फिर पूरी दुनिया, समाज इकट्ठा होकर उसी को कहता है क्यों निकली रात में, तुम्हें क्यों पकड़ने की ज़रूरत थी, पुलिस की वेट करती। क्यों मैं पुलिस की वेट करूं, मेरे को कोई इतना गलत कर रहा है, मैं उसे नहीं पकड़ूं। हमें लड़कियों को एनकरेज नहीं करना चाहिए, हमें लड़कियों को ये कहना चाहिए कि वो डर के अपना भाग जाएं उधर से। बिल्कुल नहीं। मेरे को लगता है कि अगर आपके साथ गलत होता है तो आपको उसको फाइट करना पड़ेगा। अगर मैं उस वक्त उसको फाइट नहीं करती और उसको मैं जाने देती तो मैं DCW चीफ कहलाने लायक नहीं होती। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पर्सनल बैटल्स, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द बैटल दैट आई एम फाइटिंग फॉर द पब्लिक, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू इट। लास्ट सवाल, ये सब जो हालात है दिल्ली के, उसके बाद महिला आयोग क्या क्या करने वाली है? जी, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझसे पहले जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने 8 साल में 1 केस की सुनवाई की थी। हमने 6 साल में 1 लाख केसेस की सुनवाई करी है। हमारी 181 विमेंस हेल्पलाइन है जो कि पूरी तरीके से टोल फ्री है। आप उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, और जब आप उस पर कॉल करेंगे आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। उस पर हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स आती हैं। हमारी टीम ऑफ काउंसलर्स हैं जो कि ग्राउंड पे रहती हैं। अगर ये कॉल आती है, हमारी टीम वहाँ तक पहुँचती है, लड़की की मदद कराती है, FIR दर्ज कराने में और मेडिकल कराने में, और हर रेप सर्वाइवर तक हम पहुँचते हैं। हमारी टीम उसके साथ काम करती है। कोर्ट्स में हमारे लॉयर्स हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 6 से 7 साल में
खड़ा करा है। और इनफैक्ट अब वो इतना अच्छे से हम लोग एक पूरा नेटवर्क की तरह, एक टीम की तरह काम कर पा रहे हैं कि कम से कम आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि दिल्ली महिला आयोग क्या काम कर रहा है। तो मुझे गर्व बहुत है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या तुम खुश हो, तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ ऐसा लगता है, रोज़ सुबह उठती हूँ ये सोचती हूँ कि क्या करूँ जिससे कि सिस्टम बदलेगा। 2 बार अनशन कर चुकी हूँ, इतनी बार इंस्पेक्शंस कर चुकी हूँ, अपनी जान को इतनी बार जोखिम में मैंने डाला है, लेकिन फिर भी सिस्टम नहीं बदल रहा। वो रेप फिर भी हो रहे हैं। कल रात भी 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और लहूलुहान पाई गई है, उसके साथ भी हमारी टीम काम कर रही है, मदद कर रही है, लेकिन कब तक चलता रहेगा। सो आई फील दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट प्लीज़ इस पे काम कीजिए, साथ आइए, सारी एजेंसीज़ को साथ लाइए। जब तक हम मिलके नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। एक लास्ट सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है। करीब 2 महीने को होने को है, एमसीडी चुनाव हो चुका है, मेयर नहीं चुना जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? राजनीति ना करके आम लोगों के बारे में सोचते हुए मेयर का चुनाव करना चाहिए, इसमें गलती किसकी है? जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि मेयर का चुनाव तो बिल्कुल होना ही चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। एंड फर्स्ट मेयर हमेशा महिला होती है, तो एक महिला मेयर बनेगी और उसका मुझे बहुत इंतज़ार है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी जिम्मेदार हैं इसके लिए जल्द से जल्द चुनाव करवाइए। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग वुमेन मेयर, बिकॉज एमसीडी का बहुत बड़ा रोल है दिल्ली में। अगर हम देखेंगे तो गली गली में इस वक्त स्पा खुल गए हैं और उन स्पा के अंदर, मैक्सिमम स्पास के अंदर प्रोस्टिट्यूशन धड़ल्ले से चल रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी फर्स्ट मेयर बने उनका फर्स्ट काम ये हो कि दिल्ली में इस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स जो चल रहे हैं इनको कैसे बंद कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये हमारे साथ मौजूद थी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल जी। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिला के सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं चलेगा काम, सब मिलकर करें काम, जरूर होंगे कामयाब।